जय हिंद। मैं हृदय शर्मा और हम कल से टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला देख रहे थे उसमें आज दूसरा टेस्ट देखते हैं जो होता है अपने एमपी ज्योग्राफी से। तो हम अधिक समय ना लेते हुए अपने टेस्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आता है मध्य प्रदेश जियोग्राफी से कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को कितने, यहाँ पर कृषि में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मध्य प्रदेश कृषि जलवायु, ये कृषि ऐसा लिखाएगा, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। अब कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं, इनको हम मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अगले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। अब यह फैक्ट समझ लीजिए, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, तो मध्य प्रदेश वन विभाग निगम है, जिसको राज्य वन विभाग निगम भी बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई। राज्य वन विभाग निगम की स्थापना कब हुई, तो 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विभाग निगम की स्थापना हुई थी। दोस्तों कई बार राज्य वन विभाग निगम के उद्देश्य भी पूछ लेते हैं फैक्ट में, तो उसके उद्देश्य क्या होंगे कि जो राज्य है उसके जो वन संपदा है, राज्य की वन संपदा को संरक्षण देना, राज्य की वन संपदा को संरक्षण देना, और क्या करना, राज्य की वन संपदा है उसका संवर्धन करना, ये उसके उद्देश्य हो जाते हैं। और राज्य क्या करती है, राज्य की जो वन नीतियां हैं, राज्य की वन नीतियां उनका निर्माण करती है, वन नीतियों का प्रारूप तैयार करती है। तो ये उसके कार्य अथवा उद्देश्य हो जाते हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों हमने यहाँ 2 प्रश्न देख लिए हैं, आप चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि मध्य प्रदेश जियोग्राफी से तीसरा प्रश्न कौन सा होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि तीसरा प्रश्न क्या बनता है यहाँ से। दोस्तों तीसरा प्रश्न बनता है कि मृदा है, आपने ज्योग्राफी में मृदा पढ़ी होगी, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों उसे बोलते हैं पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस ये पीडोजेनेसिस इसमें क्या होता है दोस्तों, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है वो बताया जाता है पूरा, कि कैसे चट्टानों में अपक्षय अपरदन होता है, उन चट्टानों में पौधों की जो जड़ें रहती हैं वो प्रवेश करती हैं, वहाँ छोटे छोटे जो है अपने कहीं ना कहीं जो पक्षियों द्वारा लाए गए बीज रख दिए जाते हैं, उससे चट्टानें पूरी तरह अपक्षयित हो जाती हैं, फिर जाके मृदा का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया हम आगे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे। अभी बस आप फैक्ट में समझ लीजिए कि मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन की प्राप्ति कहाँ से होती है। उसमें टंगस्टन क्या होता है, एक बहुत खनिज होता है, एक प्रकार का खनिज होता है। इसका उपयोग काय में होता है टंगस्टन का, जो बल्ब होता है बिजली का, बल्ब के फिलामेंट में। ये पूछ लेते हैं आपसे उपयोग भी कभी कभी कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, और ये तो दैनिक जीवन में उपयोग होता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उपयोग भी। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है, तो बल्ब के फिलामेंट में। बल्ब के फिलामेंट निर्माण में ये हो जाता है। तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से होती है। अगर स्थान की पूछे तो आपको स्थान में बताना है आगरगांव, स्थान में आपको बताना है आगरगांव, कि मध्य प्रदेश के आगरगांव गांव से जो है टंगस्टन की प्राप्ति होती है। अगर जिला पूछ ले कि आगरगांव किस जिले में आता है तो आपको बताना होशंगाबाद। इस प्रकार हमने अपनी श्रृंखला के 4 प्रश्न देख लिए हैं। अब 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अपन देखते हैं अपनी श्रृंखला का 5वां प्रश्न कि 5वां प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों इसमें 5वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो भरवेली खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ से मैग्नीज प्राप्त होता है वो भरवेली स्थान से होता है। ये किस ज़िले में आता है, ये अपने बालाघाट में आता है। दोस्तों यहाँ आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जो भरवेली खदान है, एक फैक्ट और बनता है यहाँ से, जो भरवेली खदान है वो खुले मुंह वाली है। भरवेली खदान खुले मुंह वाली
विश्व की सबसे बड़ी खदान है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली खदान है, ये किस ज़िले में आती है? तो ये बालाघाट में आती है। और साथ में एक फैक्ट ये भी बनता है कि ये सबसे बड़ी खुले मुंह वाली खदान है विश्व की। तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह, जो चांदनी ताप विद्युत ग्रह है उसकी स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न ये है कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखते हैं कि हम चांदनी ताप विद्युत ग्रह है उसकी स्थापना जो वर्ष 1953 में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में चांदनी ताप विद्युत ग्रह की स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था। आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का दौर चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे मध्य प्रदेश में ये स्थापना हुई थी चांदनी ताप विद्युत ग्रह की, बुरहानपुर में हुई थी। और क्या विशेषता है इसकी? एक फैक्ट यहाँ से ये बन जाता है कि चांदनी ताप विद्युत ग्रह है ये राज्य का प्रथम ताप विद्युत ग्रह था, अभी भी है प्रथम ताप विद्युत ग्रह। ये देख लिया हमने। यहाँ से 3 फैक्ट बनते हैं आपके। ये स्थापना कब हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी। वो स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1953 में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? तो बुरहानपुर में हुई थी। और एक फैक्ट ये बन जाता है कि ये चांदनी ताप विद्युत ग्रह है ये राज्य का प्रथम ताप विद्युत ग्रह है। तो ये अपन ने इसके 6 प्रश्न देख लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है। अगला प्रश्न अपना बनता है कि जो भारत का डेट्राइट है, डेट्राइट किसे कहते हैं? सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ ये समझना होगा कि डेट्राइट है कहाँ या क्या है। तो ये डेट्राइट एक शहर है। डेट्राइट क्या है? शहर है। कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। डेट्राइट एक शहर है, ये अमेरिका में है। अमेरिका में जिसकी कुछ विशेषता रही होगी। क्या विशेषता है? ये डेट्राइट है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ होता ये है कि भारत में ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या कौन सा स्थान है? तो पीतमपुर है। काहे के लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भारत में स्थान है वो पीतमपुर है। तो इसीलिए भारत के पीतमपुर की अमेरिका के डेट्राइट से तुलना की जाती है, क्योंकि भारत में भी पीतमपुरा में ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम होता है और अमेरिका के डेट्राइट में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम होता है। और पीतमपुरा किस ज़िले में आता है? धार ज़िले में आता है। दोस्तों हमारे यहाँ कितने प्रश्न हो जाते हैं इस प्रश्न से कि डेट्राइट किस देश में आता है? तो अमेरिका में आता है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का किसे कहते हैं? पीतमपुर कहते हैं। पीतमपुर किस ज़िले में आता है? धार ज़िले में आता है। यहाँ 4 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, राज्य का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है वो क्या है? कहाँ है राज्य का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। इंदौर में दोस्तों ये कुछ पार्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं जो उस चीज़ के लिए फेमस होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या पार्क। तो इंदौर जो है ज्वेलरी और जेम्स पार्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये हो जाता है अपना एक फैक्ट। ये जब हम उद्योगों को पढ़ेंगे तो वहाँ इनके कॉम्प्लेक्स आते हैं, उनको पढ़ेंगे अच्छे से विस्तारपूर्वक। तो राज्य का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। आप पार्क की जगह कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। अब देखते हैं एक शब्द आता है दोस्तों अगले प्रश्न में, गौहिया। ये अक्सर आपसे पूछते हैं पेपर एग्ज़ाम में कि गौहिया क्या है या ये किससे संबंधित है। सबसे पहले ये देखेंगे कि जनजातियों में उपयोग होने वाला शब्द है और किस जनजाति में उपयोग होता है? कोल जनजाति में। ठीक है, तो हमने देख लिया गौहिया जो है कोल जनजाति से संबंधित शब्द है। अब गौहिया क्या होती है कोल जनजाति में? तो गौहिया कोल जनजाति की एक पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत होती है। तो यहाँ हमने 2 शब्द देख लिए, ये 2 प्रश्न देख लिए कि गौहिया शब्द किस जनजाति से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो कोल जनजाति से संबंधित है। गौहिया क्या है? तो कोलों में प्रचलित एक पंचायत है। ये हमारा प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि चंबल नदी, मध्य प्रदेश की चंबल नदी
किस स्थान पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ आपको कमेंट करके ये उत्तर बताना है कि चंबल नदी किस स्थान पर यमुना मिलती है। लेकिन आपको कमेंट में ये आंसर बताना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है। तो चंबल नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर चंबल नदी यमुना में विलीन हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं हमारे, देखें तो कि चंबल नदी अंततः किस नदी में जाकर विलीन हो जाती है, तो यमुना। या यूँ आपसे पूछ सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो भी यमुना। किस स्थान पर जाके यमुना में विलीन होती है, तो इटावा उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे करके 2-3 प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं अपनी श्रृंखला का। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि जो लामानाई है, लामानाई वो क्या है या किससे संबंधित है। तो यहाँ मैं आपको इस प्रश्न को विस्तार से समझाऊंगा कि लामानाई क्या है और किससे संबंधित है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लामानाई किससे संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं कि लामानाई किससे संबंधित है। सबसे पहले जो लामानाई होता है वो जनजातियों से संबंधित एक शब्द है। किससे? जनजाति से। और किस जनजाति में ये प्रचलित होता है, तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित होता है। ठीक है, ये देख लिया कि हमने ये किससे संबंधित है। अब देखते हैं लामानाई क्या होता है। आपको पता होगा कि जो गोंड जनजाति है उसमें वधू मूल्य चुकाने की परंपरा होती है। वधू मूल्य चुकाने की, यानी जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है, उसको खरीदा जाता है पैसों में गोंड जनजाति में। इसमें क्या होती है, वधू मूल्य चुकाने की परंपरा होती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है, अगर वो वधू मूल्य नहीं चुका पाता, अगर वो वधू मूल्य नहीं चुका पाता, अगर वो वधू मूल्य नहीं चुका पाता तो क्या करता है, जो अपना भावी ससुर है, भविष्य का ससुर बनने वाला है, उसके यहाँ सेवा करता है, कुछ काम काज करता है और एक कीमत निर्धारित कर लेता है। एक काम करता है सैलरी लेके, अब ये समझ लो, एक कीमत निर्धारित करता है। जब उसका जो समय है, काम है, वो पूरा हो जाता है, उस मूल्य के हिसाब से अपना काम कर चुका होता है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। उसकी कन्या से शादी कर दी जाती है। तो शादी कर दी तो इस प्रकार के विवाह को कहते हैं सेवा विवाह। जो विवाह हो रहा है उसे बोलते हैं सेवा विवाह। और जो व्यक्ति विवाह करता है या जिसका विवाह हुआ है वो लड़का कहलाता है लामानाई। यानी वधू मूल्य ना चुका पाने की अवस्था में है। लड़का अपने भाभी ससुर के यहाँ कुछ दिन कार्य करता है, तत्पश्चात कन्या से विवाह करता है, तब इस प्रकार के विवाह को सेवा विवाह कहते हैं और संबंधित व्यक्ति को लामानाई कहते हैं। तो ये हो गया अपना लामानाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो उद्योगों से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना किसके सहयोग से स्थापित है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है। ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है। मध्य प्रदेश में जिला आता है गुना जिला। गुना जिला में एक स्थान आता है विजयपुर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, जो ये कारखाना है ये मध्य प्रदेश में या भारत में किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, तो एक तो इटली के सहयोग से और एक अमेरिका के सहयोग से। इन दोनों के सहयोग से भारत में स्थापित हुआ है ये। तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के गुना के विजयपुर में। किसके सहयोग से स्थापित है, तो इटली और अमेरिका के सहयोग से स्थापित है। तो यहाँ आज की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।